नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर 4 रासायनिक बल गतिकी। इस चैप्टर में हम सारे टॉपिक क्लियर करेंगे और पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन है हमारा। हमने देखा है कि कोई क्रिया धीमी होती है, कोई क्रिया तेजी से होती है। पहले तो देखते हैं कि अभिक्रिया क्या होती है। तो अभिक्रिया क्या होती है कि अभिकारक जो होते हैं अपने रिएक्टेड या फिर हम जो बोलते हैं अभिकारक, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। ये सभी को पता है कि दो अभिकारक मिलकर एक प्रोडक्ट मतलब उत्पाद बनाते हैं। उत्पाद मतलब हम जैसे भी कोई से भी क्रीम पाउडर देखते हैं कि बहुत सारे क्रीम्स होते हैं, पाउडर्स होते हैं, तो बहुत सारे कोई ना कोई चीज़ों से मिलकर बनता है। कोई भी चीज़ कोई ना कोई चीज़ से मिलकर ही बनती है, तो उसी को हम बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, तो अब ये उत्पाद कैसे होते हैं, जैसे हम ये वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि धीमी अभिक्रिया कैसी होती है। जैसे हमने देखा है कि एक लोहा है, लोहा ऑक्सीजन से क्रिया करता है। लोहा वातावरण में हमारे क्या है, वायु है। वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन से क्रिया करके उसमें क्या लगती है, जंग लगती है। ये सभी ने देखा है। अब ये जंग कैसे लगते हैं, देखो आयरन लोहा होता है। लोहा क्या होता है, नमी में होता है। जब उसको पानी लगता है, लोहे को क्या लगता है, पानी लगता है, तो पानी में क्या होता है, हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है। और हम क्या करते हैं, हमारे वातावरण में भी वायु होती है, पर हमारी जब वायु होती है और वायु और आयरन दोनों होते हैं तब तो उसको जंग नहीं लगता है। मगर उसमें थोड़ी सी भी नमी आ जाती है तो उसमें क्या हो जाती है, जंग लग जाती है। तो ये जंग क्या एकदम से लगती है, नहीं, ये जंग क्या करती है, बहुत टाइम में लगती है। कम से कम साल भर या 6 महीने में लगती है। मतलब ये बहुत ही धीमी प्रक्रिया होती है। क्या होती है, बहुत ही धीमी प्रक्रिया होती है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, धीमी प्रक्रिया। एक ये एग्जाम्पल है। अब हम कोई सी अभिक्रिया क्या होती है, तेजी से होती है। जैसे हम नींबू और शक्कर मिलाते हैं, शक्कर या नमक मिलाते हैं। नमक और नींबू क्या होती है, फास्ट, मतलब कुछ ही, जैसे ही हम नमक और नींबू बनाते हैं कुछ ही मतलब 1 सेकंड में कम से कम ये नींबू पानी हमारा बन जाता है। शरबत या नींबू पानी दोनों में से कुछ भी हमारा झट से बन जाता है। तो ये अभिक्रिया क्या होती है, तेजी से होती है। एक अभिक्रिया क्या होती है, धीमी होती है, और एक अभिक्रिया क्या होती है, तेजी से होती है। तो दोनों अभिक्रियाएं हमने पढ़ी। अब इनको हम क्या करते हैं, लिखना कैसे है ये देखते हैं। ठीक है, तो देखो कि धीमी अभिक्रिया, लोहे में जंग लगना वायु या जल की उपस्थिति में, तो यह अभिक्रिया क्या होती है, धीमी हुई है। तो इस अभिक्रिया को हमने क्या नाम दिया है, धीमी अभिक्रिया। अगर तेजी से अभिक्रिया होती है तो नींबू और मीठा सोडा मिलाते हैं तो यह क्रिया क्या होती है, तेजी से होती है। वैसे ही हम जल में सोडियम डालते हैं तो जराख में क्या लग जाती है, थोड़ी ही देर में, मतलब जैसे ही हम सोडियम को पानी में डालते हैं वैसे ही सोडियम क्या करता है, रिएक्ट करता है और आग उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो हमने ये दोनों अभिक्रियाएं पढ़ी हैं। अब दोनों अभिक्रियाओं को लिखियाएं धीमी होती है, जैसे हमारा लोहे में जंग लगना, और कुछ अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तेज गति से होती है, जैसे नींबू पानी बनना। ठीक है, तो यही दोनों अभिक्रियाओं को क्या बोलेंगे हम, अभिक्रिया की दर कहते हैं। क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की दर। अब अगला टॉपिक है कि यह अभिक्रिया कैसे हो रही है, किन स्टेप्स में होती है और किस तरह से होती है, उसे हम बोलते हैं क्रियाविधि। क्रिया मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं, और जो भी विधि मतलब उसमें स्टेप बाय स्टेप उसकी विधि लिखना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रियाविधि। ओके, इतना टॉपिक समझ में आया। अब हमारा मेन टॉपिक है रासायनिक बल गतिकी। तो रासायनिक बल गतिकी क्या होता है, इसी चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो रासायनिक बल गतिकी क्या होता है ये पढ़ेंगे। रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर एवं क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बल गतिकी कहलाता है। अभिक्रिया की दर क्या होता है, अभी हमने समझा कि तेज या धीमी, और क्रियाविधि क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखना। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, अध्ययन, मतलब इन दोनों के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। उसी को हम बोलते हैं रासायनिक बल गतिकी। ठीक है, रासायनिक बल गतिकी हमारे चैप्टर का नाम है और उसके बारे में हमने पढ़ भी लिया है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा सक्रिय मात्रा। तो सक्रिय मात्रा मतलब मोलरता भी इसे कभी कभी कहते हैं। ठीक है, तो 1 लीटर विलयन में पदार्थ के मोलों की संख्या सक्रिय मात्रा कहलाती है। इसे हम
ये वाले ब्रैकेट से हम दर्शाते हैं। कभी भी हम सक्रिय मात्रा दर्शाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस टाइप से एक ब्रैकेट बनाएंगे, उसमें जो भी लिखा होगा, मतलब जो भी लिखा होगा तो उसको हम, मतलब नॉर्मल भाषा में हम समझे तो एक सक्रिय मात्रा को हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे। बस इतना ही याद रखना है कि ब्रैकेट में लिखना है तो सक्रिय मात्रा होगी। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया की दर। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि अभिक्रिया की दर क्या कहलाती है। तो अभिक्रिया की दर हम क्या कहलाती है, कुछ अभिक्रियाएं धीमी होती है व कुछ अभिक्रियाएं गति से होती है, तो उसको हम क्या बोल रहे थे, अभिक्रिया की दर। अब हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या कहलाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या कहलाती है, अभिकारक और उत्पाद दोनों मिलते हैं तो दोनों मिलकर कुछ परिवर्तन होता है। जैसे हम क्या बोलते, अभिकारक हम क्या बोलेंगे कि एक सेकंड में कितने अभिकारक अभिक्रिया कर लेते हैं, मतलब 2 अभिकारक है, जैसे 2 अभिकारक मिलकर कुछ समय लेंगे, कुछ समय भी नहीं लेंगे, 1 सेकंड लेंगे, 1 सेकंड में क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, 1 सेकंड में क्या करते हैं, प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। तो इसे कैसे हम लिखेंगे कि अभिकारक या उत्पाद को सांद्रता में परिवर्तन कितने समय में होता है उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि किस टाइप से लिखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया की दर, 1 सेकंड में कितने अभिकारक अभिक्रिया कर लेते हैं और करके उत्पाद में परिवर्तन हो जाते हैं। ये क्या है, नॉर्मल भाषा में। अब हम लिखेंगे नॉर्मल भाषा में ऐसे लिखना है, पर अगर याद ना हो तो सरल भाषा वाला भी याद कर सकते हैं। ठीक है, रासायनिक समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। अभिक्रिया की दर हमने देखा था कि एक तेज व धीमी होती है, ये देखा था। पर रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या बोल रहे हैं कि कुछ समय लेगा और कुछ ही समय, मतलब 1 सेकंड या फिर कुछ भी, कितना भी समय, मतलब कितना भी समय लेगा अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में परिवर्तन, मतलब कुछ समय लेगा उसमें परिवर्तन होने में, उसे ही हम बोल रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया की दर। ठीक है, इसका फॉर्मूला है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक है, ये हमको फॉर्मूला याद रखना है, परिभाषा भी याद रखनी है और फॉर्मूला भी याद रखना है। ठीक है, वेरी गुड। अभिक्रिया की दर का समीकरण अब कैसे बनाते हैं और किस टाइप से लिखते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो अभिक्रिया की दर का समीकरण कैसे बनाएंगे, ये क्या है, हमारे रिएक्टेड मतलब ये हमारे क्या है, अभिकारक है। ये हमारे अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं। तो अभिक्रिया की दर का समीकरण हम कैसे लिखेंगे, अभिक्रिया की दर R। ठीक है, तो R बराबर हम लिखेंगे माइनस डेल्टा, ब्रैकेट में ये क्या है, हमारी सक्रिय मात्रा, सक्रियता के लिए हम क्या लगाते हैं, एक ब्रैकेट लगाते हैं, बटे में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समय, बटे में हमारे समय। वैसे ही हम B के लिए भी लिखेंगे, R बराबर B के लिए हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं, सक्रियता, और डेल्टा करके T लिखेंगे। वैसे ही हम C के लिए भी करेंगे, C के लिए भी ब्रैकेट बनाएंगे, सक्रियता और C बटे ब्रैकेट T। ठीक है, R बराबर D के लिए भी हम उसी टाइप से लिखेंगे, ये सक्रियता D बटे T। अब हम इन चारों को मिला देंगे। अब कैसे मिलाना है, सब में हमको क्या करना है, माइनस लगाना है, सभी में हमको क्या लगाना है, माइनस लगाना है, सभी में हमको माइनस लगाना है। अब इसका फॉर्मूला कैसे आएगा, R बराबर माइनस सक्रियता A बटे T बराबर माइनस सक्रियता B बटे T। डेल्टा लिखना जरूरी है, डेल्टा भी लिखना है हमें। ठीक है, तो डेल्टा भी लिखना बराबर सक्रियता डेल्टा माइनस सक्रियता C बटे T, डेल्टा सभी में लगाना है। ठीक है, बराबर माइनस डेल्टा D डेल्टा T। यह हमारा क्या हो गया, अभिक्रिया की दर का समीकरण हो गया। तो इस जैसे A है
उसकी जगह हमें कोई भी प्रोडक्ट दिया जाएगा उसके बारे में लिखना है। बी है तो जो भी प्रोडक्ट देंगे उसके बारे में लिखना है। तो हम एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, कोई सी भी हमें अभिक्रिया करानी है। जैसे हमने लिया N2 + 3H2 एरो 2NH3, ठीक है। हमने ये समीकरण लिया है। अब इस समीकरण को अभिक्रिया की दर का समीकरण लिखना है। तो कैसे लिखेंगे अब ये देखेंगे, ध्यान से देखना किस टाइप से लिखेंगे। R बराबर ये अभिक्रिया की दर है, डेल्टा लिखेंगे, सक्रियता हमारा A है तो A लिखेंगे, A क्या था हमारा N, तो N इसके साथ है 2 तो N2 डेल्टा T, ठीक है। अब बराबर में B, तो B में हमारे पास क्या है, डेल्टा सक्रिय द्रव्यमान H2 बटे में T, ठीक है। बटे में नहीं, रुको ये वाला सक्रिय द्रव्यमान T में नहीं लगता है ना। अब ये 3 कहाँ गया इसके बारे में पूछना है। तो हम 3 को कैसे लिखेंगे, 1/3, 1/3, ठीक है। अगला देखना, अब ये 1/2 लिखेंगे हम। इसके आगे क्या है, इसका आयतन क्या है, 2 है, तो 1/2 NH3 ये सक्रियता और उसके ब्रैकेट में डेल्टा करके T। इस टाइप से हमारा पूरा समीकरण बन गया। इसको क्या बोलेंगे, अभिक्रिया की दर का समीकरण। अगला एक और देखते हैं हम, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखें, ये पहला एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा एग्जाम्पल। तो 2A + 3B 4C + 5D, ठीक है। तो अभिक्रिया की दर का समीकरण लगाएंगे। इसमें क्या करना है, हमको याद रखना कि पहले क्या लिखेंगे, 1/2। 1/2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर इसके स्क्वायर में होता तो हम क्या लिखते, सक्रियता A², ठीक है। लगा दिया है तो अब लगा ही देते हैं, ठीक है। A डेल्टा T, ठीक है। बराबर करके 1/3 सक्रियता B डेल्टा T बराबर सक्रियता C में क्या था, 1/4 था तो 4 लिखेंगे। सब में माइनस भी लगाना ज़रूरी है, ठीक है। हम माइनस लेके ऊपर से ही चल रहे थे तो माइनस सब में लगाना ज़रूरी है, ठीक है। डेल्टा T बराबर 1/2 5, 1/5 और सक्रियता D डेल्टा T, ठीक है। ये क्लियर है, मतलब अभिक्रिया की दर इस टाइप से हमें लिखनी है। अब अगला है हमारा कि अभिकारक को हमको लुप्त करना है, मतलब अभिकारक को हमको हटा देना है। तो हम क्या करेंगे, तो अगर अभिकारक को लुप्त करने की बारी आई, अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि किसी भी टाइप से पूछ लेगा कि हमें अभिकारक को लुप्त करना है और उत्पाद को हमको प्रकट करना है, तो इन दोनों को हमको हटाना है और इन दोनों को हमको दिखाना है। तो अगर इन दोनों को हटाने की बात करी और इन दोनों को दिखाने की बात करी तब हमारी सिचुएशन कैसी होगी, तो ये R1 होगा। क्या बोलना है हमें, चलो अभिकारक के लुप्त होने की दर, अगर लुप्त होने की बारी आएगी तो क्या करेंगे, R1 बराबर हमारे पास क्या था, डेल्टा A सक्रियता बटे डेल्टा T, ठीक है, बराबर माइनस डेल्टा B डेल्टा T, ठीक है। उसके साथ क्या था, ब्रैकेट में 1/2 और क्या था 1/3 था, ठीक है। तो इन दोनों को भी हटाना, इन सबको हटाना है। तो उत्पाद की बारी आई तो उत्पाद के
प्रकट होने की दर। वैसे क्या करते हैं, नंबर जो हमने नंबर लिखे हैं अभी नंबर हम नहीं लिखते, ये नंबर क्या करते हैं, कट जाते हैं। ये नंबर जब अभिक्रिया की लुप्त होने की बारी आती तब ये नंबर नहीं रहते हैं। तो इसी टाइप से हम R2 में करेंगे कि डेल्टा C डेल्टा T, ठीक है, बराबर डेल्टा D डेल्टा T। क्या करेंगे हम, नंबर जो हमने नंबर लिखे हैं वो क्या करेंगे, हम नहीं लिखेंगे, नंबरों को क्या करेंगे, नहीं लिखते हैं। जब लुप्त होने की बारी आती है तब हम नंबरों को नहीं लिखते हैं, ठीक है। अभिक्रिया का समीकरण पूरा समझ में आया, कुछ एग्जाम्पल और करना, ठीक है। बुक में होंगे तो और कर लेना, ठीक है। समझ में एक दो आ जाएंगे तो बाकी सब भी आराम से कर लोगे। अगला टॉपिक है तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। इसको कैसे करना है, किसी क्षण पर अभिक्रिया के वेग का तात्क्षणिक वेग कहलाता है। हमको पता होना चाहिए कि वेग क्या कहलाता है। तो वेग क्या कहलाता है, किसी भी चीज़ की क्या होती है, तेजी, मतलब किसी भी चीज़ किस तरह से किस वेग से चल रहा है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का वेग क्या होता है, फिर हम किसी भी चीज़ को मतलब कितनी जल्दी वो होता है, कितनी जल्दी वो होता है किसी क्षण में, वेग क्या होता है, कितनी जल्दी वो कितनी देर में हो रहा है, उसे हम वेग कहते हैं, ठीक है। किसी क्षण पर अभिक्रिया के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं, ठीक है। किसी भी क्षण मतलब थोड़ी सी देर में अभिक्रिया हो रही है, उसी अभिक्रिया को हम बोलेंगे तात्क्षणिक वेग, कितने वेग से हो रही है, ठीक है। तो हमारा अभिक्रिया की दर का समीकरण हमें पता था कि क्या है, क्या था हमारा अभिक्रिया की दर का समीकरण, हमने अभी देखा था, R डेल्टा A सक्रियता डेल्टा A बटे डेल्टा T था। तो हम लोगों को डेल्टा की जगह अब हमें क्या रखना है, D रखना है, डेल्टा को हटाकर D रखना है। तो हमने क्या किया, R बराबर डेल्टा को हटा दिया तो उसकी जगह हमने क्या रखा, D रखा, D x मतलब A, और डेल्टा की जगह हमने यहाँ पर D रखा और बटे T। तो ये क्या हमारा समीकरण हो गया, तात्क्षणिक वेग का समीकरण होगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि 2a प्लस 4b एरो 3c प्लस 5d, ठीक है। अब इसे हम हल करेंगे, तो कैसे हल करेंगे कि R 1/2, हमारा उस वक्त भी हमने 1/2 रखा और डेल्टा की जगह हमने D रखा, AT सेम टू सेम है वैसा का वैसा, ठीक है। माइनस लगाया, 1/4 रखा क्योंकि यहाँ पर 4 दिया है हमारे पास, भी सेम टू सेम है। आप अच्छे से देखो, सेम टू सेम है, पूरा सवाल क्या है, सेम टू सेम है। अब अगला टॉपिक है औसत अभिक्रिया वेग। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा अध्ययन में भी ये दिया गया है। किन्हीं दो समयांतरालों के बीच अभिक्रिया का वेग को हम औसत वेग कहलाता है। मतलब किन्हीं दो समयांतराल, कोई भी चीज होगी उसमें क्या होगा, सांद्रण और समयांतराल। अभी हम इसका फॉर्मूला देखते हैं पहले। अभिक्रिया की दर की इकाई, मतलब ये हमने तो पढ़ लिया है, तो ये क्या हो गया, इसकी इकाई हो गई, क्या हो गया, ये इकाई कितने समय में होती है। तो ये मोल क्या है, इसकी इकाई मतलब इसका मात्रक है, ठीक है, मात्रक। अगला टॉपिक है हमारा कि द्रव्य अनुपात का नियम, द्रव्यानुपात का नियम। ये सब ऊपर जो दिया गया है ये इसके क्या है, अनुपात है। गैसीय अभिक्रिया में जब गैसों के सांद्रण को उसके आंशिक दाब के पदों में प्रदर्शित किया जाता है, तो मतलब इसको क्या करना है, छोटे से छोटे रूप में लिखना है, उसके बारे में ये सारी जानकारी। सांद्रण, वन समय, ये क्या है, अभिक्रिया की दर का मात्रक निकालने का है। तो ये वाले टॉपिक को ध्यान से याद रखना है, बाकी ये तो कुछ याद करने लायक नहीं है। वैसे अगला टॉपिक है हमारा द्रव्यानुपाती का नियम। द्रव्यानुपाती का नियम बहुत ही सरल है, हमने पढ़ा है। सांद्रण किसे बोलते हैं, सक्रिय मात्रा, सक्रिय मात्रक हम क्या किसको बोलते हैं, ब्रैकेट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं, सक्रिय मात्रा, ठीक है। तो अभी याद रखना कि किसी अभिक्रिया की दर उसके अभिकारों के सक्रिय मात्रकों के गुणनफल के समानुपाती होती है, ठीक है। सक्रिय मात्रक का मतलब हमारा ये सक्रिय मात्रक है, सक्रिय मात्रक में कोई भी A B कोई भी ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद समानुपाती, और ये अभिक्रिया की दर।
अभिक्रिया की दर R। तो ये हमारी अभिक्रिया की दर ये क्या है, सक्रिय मात्रक के समानुपाती होती है। क्या होती है, अभिक्रिया की क्या बोला, सक्रिय अभिक्रिया की दर उसके क्या, सक्रिय मात्रक ये है सक्रिय मात्रा के समानुपाती होती है। याद हुआ, 3-4 बार रिपीट करना, आप माने याद हो जाएगा। द्रव्यानुपाती का नियम। तो द्रव्यानुपाती के नियम में क्या करना है कि ये हमारे सक्रिय मात्रा, हम ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, सक्रिय मात्रक बोलते हैं। तो क्या बोलना है, किसी अभिक्रिया की दर, ये क्या है हमारी अभिक्रिया की दर, ये सक्रिय मात्रक है। तो सक्रिय मात्रक के यहाँ पर क्या है, गुणनफल, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट रहता है तो गुणनफल। तो सक्रिय मात्रक के गुणनफल के समानुपाती होती है। याद रखना कि अभिक्रिया की दर है, ये सक्रिय मात्रक है और यहाँ पर गुणनफल। तो क्या बोलेंगे, किसी अभिक्रिया की दर, ये अभिक्रिया की दर, उसके अभिकारक हो, ये हमारे अभिकारक है, ये हमारे अभिकारकों के सक्रिय मात्रा, ब्रैकेट बनाए तो सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। याद हुआ, समानुपाती को हटाकर हम क्या लिखेंगे, के लिखते हैं। के क्या है, हमारा नियतांक है। ठीक है, अगर कुछ करने को आएगा टॉपिक, मतलब क्वेश्चन आएंगे तो क्या लिखेंगे, कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो क्या क्वेश्चन क्या होगा हमारा, क्वेश्चन होगा 2a + 3b एरो c 4c प्लस 6d। ठीक है, उतनी घड़ा 5d लिया था। अब ये क्या है, हमारे अभिक्रिया की दर किसके समानुपाती होती है, अभिकारकों के गुणनफल, अभिकारकों की सक्रिय द्रव्यता के क्या होती है, गुणनफल होती है, सक्रिय द्रव्यता के गुणनफल। अब ये यहाँ पर क्या है, 2 है तो 2 कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। यहाँ पर क्या है, 3 है तो 3 कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। ठीक है, इतना याद रखना। अगर हमें ये समानुपाती को हटाना है तो क्या लिखेंगे, R बराबर K A² B³ ठीक है, ये हमारा सवाल हो चुका है। ओके, को कितने वर्गों में बांटा गया है उसके बारे में देखेंगे। तो ये भी बहुत सरल है। अभिक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है, अति तीव्र गतियाँ, अति मंद गति अभिक्रिया और माध्यम गति अभिक्रिया। अति तीव्र गतियाँ ऐसी होती है, जैसे ही हमने एग्जाम्पल के लिए सोडियम को हम क्या करते हैं, पानी में हम डालते हैं तो जल्दी से वह अभिक्रिया कर लेती है। तो इसकी परिभाषा है, जो अभिक्रियाएं संपन्न होने में बहुत अधिक समय लेती है, संपन्न होने में बहुत अधिक समय नहीं, बहुत कम समय लेती है। जो अभिक्रियाएं मतलब बहुत जल्दी से हो जाती है उसे अति तीव्र कहते हैं। और अति मंद अभिक्रियाएं, जिसमें यह अभिक्रियाएं क्या करती है, बहुत समय लेती है, मतलब होने में कुछ दिन भी लगा सकती है, कुछ महीने भी लगा सकती है, इस टाइप से कुछ महीने तक होती है, उसे क्या कहते हैं, अति मंद गति अभिक्रिया। ठीक है, माध्यम गति अभिक्रिया किसे कहते हैं, जो क्या करती है, अधिकांश अभिक्रिया मतलब ऐसी होती है जो कमरे के तापमान से होती है। जैसे हम बैठे हैं तो इसके मेजरमेंट के हिसाब से होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम फिनाइल की गोली जो हम कमरे के तापमान में कपड़ों पर रखते हैं तो वो जल्दी से क्या हो जाती है, जल्दी नहीं होती है, कुछ दिन लगाती है और वो क्या करती है, उड़ जाती है। तो ये अभिक्रिया किससे करती है, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है। ठीक है, तो ये 3 अभिक्रियाएं याद रखना। इसकी डिटेल में लिखना है तो ये, ठीक है। चलो इसको पढ़ते हैं। जो अभिक्रियाएं बहुत ही कम समय में संपन्न हो जाती है, तात्कालीन या तात्क्षणिक अभिक्रिया कहते हैं। यही वाली अभिक्रिया कौन सी, ये अति तीव्र गतियां भी इसे कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा सोडियम और हाइड्रोजन को मिलाते हैं तो जल्दी रिएक्शन हो जाता है। जो अभिक्रिया जो अत्यंत तीव्र वेग से संपन्न हो जाती है, मध्यावरण में आयनिक यौगिक में इस प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। यह अभिक्रियाएं लगभग 10-14 से 10 मतलब इतने सेकंड की होती है, मतलब इतनी फास्ट होती है। अत्यंत मंद अभिक्रियाएं, जो अभिक्रियाएं संपन्न होने में बहुत अधिक समय लेती है, अति मंद गति अभिक्रियाएं कहलाती है। ऐसी अभिक्रियाएं संपन्न होने में कई दिनों या महीनों या वर्षों का समय भी लगा सकती है। उदाहरण के लिए हमारा लोहे में जंग लगना, एग्जाम्पल दिया है कि लोहे में जंग किस टाइप से लगता है। इसका फॉर्मूला
मध्य गति अभिक्रिया है। अधिकांश अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो मानवीय गतियों से कमरे के ताप पर संपन्न होती है। इन्हें माध्यम गति अभिक्रियाएं कही जाती है। रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत इस श्रेणी की अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इतना ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। अब अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। तो कारक है अभिकारकों का सांद्रण, ताप, प्रकृति, पृष्ठ क्षेत्रफल, दाब, विकिरण, उत्प्रेरण। इतने कारक हैं, इनको हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। कुछ कारक है, मगर हमको अगर किसी को सरल रूप में लिखना है तो देखिए, पहले तो ये जानिए कि अनुपात, समानुपात और अपना व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। अगर हमको इस टाइप से लिखा हो ए बी तो ये क्या है, अनुक्रमानुपाती। ठीक है, अगर इसी टाइप से लिखा हो तो ये क्या है, अनुक्रमानुपाती और समानुपाती भी बोलते हैं इसे। मगर इस टाइप से लिखा हो ए अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती और 1/b, इस टाइप से लिखा हो तो इसको क्या बोलेंगे हम, व्युत्क्रमानुपाती। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है कि अनुक्रमानुपाती क्या होता है, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अगर क्या होता है, ये इस पर निर्भर होता है, हालांकि सभी निर्भर होते हैं, मगर हम लिखेंगे कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा। मतलब ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, ए घटेगा तो बी भी घटेगा। ये समानुपाती, अनुक्रमानुपाती, समानुपाती मतलब सेम चीज़ें होगी, दोनों में क्या होगी, सेम चीज़ें होगी। अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि अगर ए बढ़ रहा है तो बी क्या होगा, घटेगा, और अगर ए घट रहा है तो बी क्या करेगा, बी बढ़ेगा। मतलब ये क्या है, उल्टा होता है। इसमें व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, उल्टा होता है, और अनुक्रमानुपाती में क्या होता है, ये सेम होता है, सेम चीज़ें होती है, और ये क्या होता है, उल्टी चीज़ें होती है। मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, और इसमें क्या होगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है। इसका मतलब समझ में आया। तो अब हम थोड़े से कारक, अगर कारक कभी भी पूछने पे आए, कभी भी कोई पूछेगा तो क्या बोलना है हमें कि ये इस पर निर्भर करता है। किस टाइप से निर्भर करता है हम देखते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, अभिकारक का सांद्रण। अगर अभिक्रिया की दर को मतलब यदि अभिकारक की सांद्रण बढ़ेगी तो अभिक्रिया की दर भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर अभिकारक का ताप बढ़ेगा तो अभिक्रिया की दर भी क्या होगी, बढ़ेगी। पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अभिक्रिया की दर भी क्या होगी, बढ़ेगी। दाब बढ़ेगा तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी। समझ में आया थोड़ा सा। ठीक है, ये सिंपल भाषा में, अगर इनके बारे में डिटेल में भी पूछा जाता है तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभिक्रिया का सांद्रण, अभिकारकों का सांद्रण बढ़ने से अभिक्रिया के वेग भी बढ़ जाता है। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम हमने उधर पढ़ लिया है। ठीक है, आगे है ताप का प्रभाव। तो ताप का प्रभाव क्या बोल रहा है कि अभिक्रिया की दर ताप में वृद्धि के साथ बढ़ेगी। अभी हमने देखा कि अभिक्रिया की दर ताप में वृद्धि के साथ क्या होती है, बढ़ती है। कारक ऐसे ही होते हैं कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, या फिर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, ताप के प्रति 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर अभिक्रिया की दर लगभग 2 गुनी हो जाती है। ताप में वृद्धि करने पर क्या हो जाएगी, उसकी दर 2 गुनी हो जाएगी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन मतलब उत्सर्जन, जैसे हम पानी को उबाल रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, उसकी भाप ऊपर जा रही, तो ये क्या हो रहा है, उत्सर्जन। और ऊष्माशोषी मतलब भाप उबालने के साथ ऊष्मा तो निकल रही है, मगर उसका ऊष्मा का क्या हो रहा है, शोषण भी हो रहा है। ऊष्मा क्या कर रही है, शोषी मतलब अवशोषित भी हो रही है। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी तो उससे बोलते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में दर, अभिक्रिया की दर ताप में वृद्धि के साथ कम होती है। मतलब ऊष्माक्षेपी में ताप में अगर हम ताप क्या करेंगे, उसका तेज कर देंगे। अगर हम गैस का
गैस तेज कर देंगे तो ताप में वृद्धि होगी और पानी क्या होगा, कम होता जाएगा। और ऊष्मा शोषी में अभिक्रिया की दर में ताप में वृद्धि करने के साथ इसमें भी ताप में वृद्धि करेंगे तो अभिक्रिया की दर क्या होगी, बढ़ेगी। अभिक्रिया की दर क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब अवशोषित बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अभिकारकों का क्षेत्रफल। अभिकारकों को क्षेत्रफल क्या होता है, छोटे आकार वाले कण बड़े आकार वाले कणों की तुलना में अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं। कैसे, जैसे छोटे आकार के हम ले लें नमक पानी में जल्दी से घुल जाता है, और बड़े आकार जैसे शक्कर तो पानी में घुलने में उसे टाइम लगता है। तो छोटे क्या करते हैं, जल्दी से घुल जाते हैं, बड़े की तुलना में तीव्रता से क्या होता जाते हैं, जल्दी से बढ़ जाते हैं। ठीक है। अगला टॉपिक है विकिरण का प्रभाव। तो विकिरण का प्रभाव क्या है कि अभिकारक तंत्र द्वारा उपयुक्त विकिरणों के फोटोन के अवशोषण के कारण कुछ रासायनिक अभिक्रिया का प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। हमारे प्रकाश में क्या होता है, फोटोन होते हैं। प्रकाश में क्या होते हैं, छोटे छोटे से कण जो हमें धूप में दिखाई देते हैं, वो धूप में मतलब एक छोटा सा कोने में से दिखाई देते हैं, वैसे कण उसे हम बोलते हैं फोटोन। तो वो फोटोन क्या करते हैं, उसमें से किरणें भी निकलती है तो उसको हम बोलते हैं फोटोन। तो क्या होता है, अभिकारक तंत्र, अगर हम उजाले में, हम किसी भी जगह, अंधेरे में तो हम अभिक्रिया करेंगे नहीं, उजाले में अगर हम अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, अगर प्रकाश वहाँ पर उपस्थित होगा तो फोटोन क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। वो अभिक्रिया में क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, विकिरण का प्रभाव, मतलब उसमें प्रकाश की भी उपस्थिति थी। ठीक है। ये हाइड्रोजन की क्लोरीन से क्रिया कराने पर अंधेरे में कराएंगे तो वह मंद गति से, मतलब धीरे होगा। अगर हम प्रकाश में कराएंगे तो वह जल्दी से हो जाएगा, तीव्र गति में होगा। ठीक है। उत्प्रेरण का प्रभाव। उत्प्रेरण का प्रभाव क्या बोलता है कि उत्प्रेरण अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को कम कर देते हैं। उत्प्रेरण अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को कम कर देते हैं, जिससे अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो जाती है। उत्प्रेरक कहाँ होते हैं, हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। और उत्प्रेरक होता क्या है, उत्प्रेरक हमारे क्या होते हैं, एक कोई सा भी पदार्थ होता है, छोटा सा पदार्थ होता है, उसे हम कोई सी भी रिएक्शन में हम मिलाते हैं तो वो रिएक्शन जल्दी से करना स्टार्ट कर जाता है, मतलब फास्टली करता है। और उत्प्रेरक आखिर में क्या कर जाता है, उड़ जाता है। मतलब जब प्रोडक्ट बनता है तो उत्प्रेरक उड़ जाता है। और उत्प्रेरक क्या करता है, तीव्र गति करने में मदद करता है, किसी भी चीज को जल्दी से गति करने में मदद करता है। तो उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को कम कर देता है, मतलब जो उसकी ऊर्जा होती है उसको कम कर देता है, और जिससे अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो जाती है, मतलब वो फास्ट होने लगती है अभिक्रिया। दाब का प्रभाव। तो दाब का प्रभाव क्या होता है कि उस अभिक्रिया पर दाब का प्रभाव पड़ता है, जिससे अभिकारक तथा उत्पाद गैसीय अवस्था में होते हैं। तो अभिक्रिया की गति उस अभिक्रिया में जहाँ मोलों की संख्या उत्पाद में घटती है, दाब बढ़ाने पर क्रिया तेज हो जाती है। मतलब कि हम अगर किसी भी चीज़, जैसे हम पानी है तो पानी में अगर पानी के ढक्कन को लगा देंगे तो उसकी अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। N2 3H2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की हम क्रिया कराएंगे तो अमोनिया हमें मिलती है। ठीक है। तो ये क्या है, हमारा आयतन है। तो इसका आयतन क्या है, नाइट्रोजन का आयतन क्या है, 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ पर है 3, तो इसका 3, तो मतलब टोटल क्या हो गया, अभिकारक का आयतन क्या हो गया, 4 हो गया, और अभी उत्पाद का आयतन क्या हो गया, 2 हो गया। तो मतलब ये हमारा क्या निकल गया, दाब। अभिक्रिया की अणुसंख्यता। क्या, किसी रासायनिक अणुसंख्या से तात्पर्य है अभिक्रिया में क्रिया करने वाले उन अणुओं की संख्या से है जो आपस में टक्कर करके रासायनिक क्रिया में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब हम कोई सी भी चीज़ को अगर अभिक्रिया कराएंगे तो वो आपस में टक्कर होगी उनकी, तो आपस में टक्कर होके वो क्या बनाते हैं, रासायनिक क्रिया, मतलब उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। उसको बोलते हैं आणविकता, मतलब अणुओं का आपस में टक्कर होकर रासायनिक क्रिया करना। ठीक है।
तो बच्चों अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि हम किसे कहते हैं ये देखेंगे। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, हमें पता है कि ये क्या है, हमारे अभिकारक है, ये हमारे क्या है, अभिकारक है, और ये अभिकारकों से क्या बनता है, उत्पाद बनता है। अभिकारक क्या है, ए छोटा है, ए मतलब जैसे हम हाइड्रोजन के साइड में 2 लगाते हैं फिर O लिखते हैं, उसी टाइप से हमने ये 2 की जगह ए लिखा है। बी सी और बना हमारा प्रोडक्ट। प्रेक्षित दर समीकरण, ये क्या निकालेंगे हम, प्रेक्षित दर समीकरण। प्रेक्षित दर समीकरण कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। तो ये क्या है हमारा अभिकारक, अभिकारक क्या है, ए बी और सी, ये हमारे क्या है, अभिकारक है। और अभिकारक की घात, इनको कहाँ लगाएंगे हम, इसकी घातों पर, कहाँ लगाएंगे हम, इनकी घातों पर, ए बी सी, ठीक है। अभिक्रिया की दर अनुक्रमानुपाती, और ये क्या है हमारा सक्रिय मात्रा, ये क्या है हमारे अभिकारक, और इसकी घात, ये क्या है हमारे घात है। अब अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे। तो प्रेक्षित दर समीकरण, ये हमारा हुआ प्रेक्षित दर समीकरण। प्रेक्षित दर समीकरण में सांद्रण पदों पर लगाए जाने वाला, इनको हम बोलेंगे सांद्रण पद, क्या बोलेंगे, सांद्रण पद। तो सांद्रण पदों पर लगाए जाने वाले घात, ये क्या है हमारी घातें हैं। तो सांद्रण पद की घातों पर लगाई जाने वाली घात है, इन घातों का योग, क्या बोलेंगे कि इन घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अच्छे से देखेंगे, अभिक्रिया दर समीकरण, हमारा ये अभिक्रिया दर समीकरण के पदों, सांद्रण पदों, ये हमारी सांद्रण, तो सांद्रण पदों पर लगाए जाने वाले घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहला रहा है, ठीक है, अभिक्रिया की कोटि कहला रहा है। एक उदाहरण देखेंगे हम अभिक्रिया की कोटि को n से दर्शाएंगे, ठीक है, n से दर्शाएंगे अभिक्रिया की कोटि। एग्जाम्पल है NaH, मतलब ये पूरा एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल में M2 मतलब अणु संख्या, इसकी अणु संख्या कितनी है वो निकली है, ठीक है। अब प्रेक्षित दर समीकरण, अणु संख्या निकालते सबको आता है, हाँ। अब प्रेक्षित दर समीकरण कैसे निकला है कि इसकी क्या है घात, 1 है, और इसकी घात क्या है, 1 है, तो दोनों की घातों का योग। तो ये क्या हमारी निकल गई अभिक्रिया की कोटि, ये क्या निकल गई हमारी अभिक्रिया की कोटि, 1 और 1 2 हुई, तो अभिक्रिया की कोटि हमें निकल गई है, ठीक है। अब के कहाँ से आया, के अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो हम के एक स्थिरांक लगाते हैं, ठीक है। अणु संख्या निकालते आता है, यहाँ पर क्या है, 1 है, अणु संख्या क्या है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर अणु संख्या क्या है, 1 है, तो दोनों की 1 और 1 क्या होगा, 2, तो अणु संख्या हमारी क्या आ गई, 2 आ गई। उसी तरह से यहाँ पर अणु संख्या कितनी है, 1 है, यहाँ पर अणु संख्या कितनी है, 2 है, तो 1 और 2 मिलाकर अणु संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है, ये अणु संख्या आ गई। और अभिक्रिया की दर कोटि, अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालेंगे, इनको लिखेंगे। तो इसकी अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, इसकी अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 1 है, और इसकी अभिक्रिया की कोटि क्या है, 2 है। 2 कैसे, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ पर कितना है, 2 है, तो इसकी अभिक्रिया की कोटि 2 हुई, तो ये दोनों 1 और 2 मिलाकर कितनी हुई, 3, तो अभिक्रिया की कोटि यहाँ पर कितनी हो गई, 3 हो गई। अब एक क्वेश्चन है जिसको हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो ये एक है कि CH3COO C2H5 प्लस हम पानी की मात्रा को क्या करेंगे, जल अपघटन में क्या करेंगे, इसमें पानी की मात्रा हम अधिक डालेंगे, तब हमें एक उत्पाद प्राप्त होता है, ठीक है, एक उत्पाद प्राप्त होता है। जब अधिक जल को क्या करेंगे, अधिक लेंगे, तो जिसकी मात्रा अधिक होगी वह अभिक्रिया की कोटि में भाग नहीं लेगा। अगर हम जल की मात्रा अधिक लेंगे तो यह अभिक्रिया की कोटि में भाग नहीं लेगा। M2 मतलब अणु संख्या कितनी है, 2, यहाँ पर क्या है, 1 है, और यहाँ पर क्या है, अणु संख्या 1 और 1 2। अब हमको निकालना है क्या, अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि क्या है, जल अधिक लिया है तो अभिक्रिया यहाँ पर क्या हो गई, 0, क्या हो गई, 0, और यहाँ पर कितना है, 1, तो इसकी अभिक्रिया की कोटि कितनी आएगी, 1। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ध्यान से देखना, ठीक है। ये है छंदम, ये छंदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है। छंदम एक अणु
कोटि अभिक्रिया है, अभिक्रिया को हमें लिखना है। वह अभिक्रिया जो रासायनिक अभिक्रिया में जिस कोटि का प्रतीत होता है उस कोटि का न होकर एक कोटि का होता है उसे हम छंदम कहते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, ये अभिक्रिया की कोटि में भाग तो नहीं ले रहे हैं, मगर ये जिस कोटि का उस कोटि का नहीं होता है, एक कोटि का होता है, उसे हम क्या करते हैं, छंदम कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल भी है कि इसमें भी जल की मात्रा क्या ली हमने, अधिक ली है। और हमने क्या निकाला, पहले अणुसंख्यता निकाली, उसके बाद द्रव्यमान कोटि। तो अणुसंख्यता हमारी 2 निकली है और द्रव्यमान कोटि 1 निकली है। द्रव्यमान कोटि कैसे निकाले हमने, अणुसंख्यता पहले निकालते हैं। यहाँ पर क्या है, 1 है और यहाँ पर कितना है, 1 है, तो दोनों को हमने प्लस कर लिया, तो इनको क्या निकल गई हमारी अणुसंख्यता। अब हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है, अभिक्रिया की कोटि। तो यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि, इसमें बॉक्स बनाएंगे, इसमें भी बॉक्स बनाएंगे। तो इसमें बॉक्स बना, ये वाली अभिक्रिया की कोटि 1 है और पानी में क्या है, 0 है। पानी की अभिक्रिया की कोटि क्या है, 0 है। तो हमारे पास क्या आ गई, अभिक्रिया की कोटि मात्र 1 आ गई। ठीक है, 1 आ गई। अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में अंतर। तो अंतर क्या है कि यह भिन्नात्मक संख्या हो सकती है। कौन, अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक मतलब अलग अलग संख्या हो सकती है, पर अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे 1, 2, 3 ये पूर्ण संख्या होती है। और इसमें क्या होती है, 1.2 भी हो सकता है, 3, 2.5, पौना 3, ये सारी चीज़ें हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि 0 हो सकती है, मगर आणविकता कभी 0 नहीं होती। इसे हम प्रयोगों द्वारा निकालते हैं। अभिक्रिया को हमेशा याद रखना बच्चों कि इसको हम रियल में करते हैं, हम नॉर्मली इसका अनुपात नहीं लगा सकते। मतलब हम प्रयोगशाला में इसको हल करने के बाद ही इसका आंसर ला सकते हैं, हम ऐसे आंसर कुछ भी आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि आंसर क्या आने वाला है, तो प्रयोग करके ही इसे निकाला जाता है अभिक्रिया की कोटि को। और यह अभिकारकों की संख्या को गिनकर निकाला जा सकता है। इनको क्या करते हैं अभिकारकों की संख्याओं को गिनकर निकाल सकते हैं, मगर इसे क्या करेंगे, हम ऐसे गिन नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं, प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल करके ही इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में अंतर देखा, अच्छा है, सरल है, इजी है, आता है। वेग निर्धारण पद। यदि अभिक्रिया 1 से अधिक स्टेप्स में संपन्न हो तो पद जिसकी वेग सबसे कम होती है वह वेग निर्धारण पद कहलाता है। अच्छे से देखना, वेग क्या होता है, वेग हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे किसी दिशा में, तो उसे हम वेग कहते हैं। तो वेग का निर्धारण करता है स्टेप बाय स्टेप में संपन्न, मतलब स्टेप बाय स्टेप में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वेग निर्धारण पद। हम समझेंगे एक बार अच्छे से, ये अच्छे से याद हो, समझ में आ जाएगा इधर। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल है कि N2NO + O2 2NO2, तो ये कितने पदों में किया गया है, मतलब कितनी स्टेप्स में किया गया है। तो प्रथम पद पहले क्या होगा कि N और O होगा, फिर प्लस N और O होगा, तो क्या बना होगा, N2O2। यह अभिक्रिया क्या हुई, फास्ट हुई। और द्वितीय पद में क्या हुआ, ये जो बन चुका है उसको हम O2 से क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे, तो उत्पाद प्राप्त होगा। तो ये जो अभिक्रिया है वो क्या थी, स्लो थी। ठीक है, इसी प्रकार अगर एक और चीज़ देखेंगे कि हमने जैसे पहले क्या किया, पहले पद में हमने H2 + O बनाया, तो H2O बना। अब कोई सी और अभिक्रिया कराएंगे, जैसे हमने यही वाली अभिक्रिया क्या की थी, इधर अभिक्रिया करी थी, तो ये स्टेप क्या हो गई, ये स्टेप 2 हो गई, और ये वाली स्टेप क्या हो गई, 1 हो गई। तो 2 स्टेप्स में हुई है। उसी तरह से क्या बोलेंगे इसको कि यदि अभिक्रिया 1 से अधिक स्टेप्स में संपन्न हो रही है तो वे पद वेग सबसे कम होगा और वेग निर्धारण पद कहलाएगा। ठीक है, ये टॉपिक समझ में आया, चलो ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं और शून्य कोटि अभिक्रिया को कैसे किया जाता है। ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया, जैसे अभी आंसर क्या आया था, 0 आया था, और पानी की मात्रा हम ज़्यादा ले लेंगे तो आंसर क्या आएगा, उसका अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, 0 होगी। तो उसको हल करेंगे हम। ठीक है,
तो सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि बल गतिकी का सूत्र क्या है। तो बल गतिकी का सूत्र हमने आगे पढ़ा है, पार्ट 1 में पढ़ा था कि R बराबर dx या a ले सकते हैं या dt। ये क्या है, हमारा दर अभिक्रिया का फॉर्मूला है। ठीक है, इसे हल करते हैं हम। दर नियम अनुसार लिखेंगे तो R बराबर k, और ये क्या है, हमारा अभिकारक है, और इसका आंसर क्या आया था, 0 आया था। जैसे क्या आया था, H2O बराबर क्या आया था, 0 आया था, 0 आया था, 0 आया था। उसी तरह से हम इसका लेंगे तो a बराबर क्या आया, 1 आया, तो a को हटा देंगे तो a क्या हो गया, हमारा कट हो गया, a क्या होगा, हमारा हट जाएगा। तो हमारे पास r बराबर क्या बचेगा, k बचेगा। अब ये वाला पहला समीकरण हमने नाम दे दिया बल गतिकीय दर समीकरण। तो बल गतिकीय दर समीकरण हमारे पास ये है, तो ये लिख देंगे पूरा। अब 1 में 2 का मान रखेंगे, तो 1 में 2 का मान रखा तो मतलब k बराबर हमने क्या लिखा, r का मान रखा, k लिखा, और r का जो मान है पूरा का पूरा ये मान रख दिया। अब dx को किधर कर देंगे, इधर ले आएंगे, dx को जहाँ है वहीं पर रहने देंगे, dx को यहीं पर रहने देंगे, बाकी सबको क्या करेंगे, हम इस साइड ले जाएंगे। तो ये इनटू में है तो ये कहाँ चले, ये भाग में है तो ये कहाँ चले जाएगा, गुणा में चले जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ, और dx क्या है, वहीं का वहीं है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो dx ऐसा का ऐसा यहाँ पे था तो बराबर k भी वैसा का वैसा, अब इसके बटे में है तो dt। ठीक है, तो इसको हमने पलटा दिया। समाकलन, अब समाकलन करने पर क्या होता है कि समाकलन हम करते हैं तो समाकलन का चिन्ह लगाया जाता है। तो समाकलन का चिन्ह dx लिखा, k समाकलन का चिन्ह dt, जहाँ पर c एक समाकलन स्थिरांक है, c एक समाकलन स्थिरांक है, तो समाकलन को हटाकर हम क्या लगाएंगे, c लगाएंगे, और c को भी हटाएंगे, और c के साथ हमारे पास जहाँ जहाँ d है वो भी क्या करे हो जाएगा, हट जाएगा। तो x d यहाँ पर था तो d हट जाएगा, तो x बचेगा बराबर k t, यहाँ पर d है तो d हट जाएगा। समाकलन की जगह हमने प्लस में 2 लगाएंगे, प्लस में क्या करेंगे, 2 लगाएंगे, d हट जाएगा और प्लस में 2 लगाएंगे, d हट जाएगा और प्लस में 2 लगाएंगे, याद रखना। ठीक है, अब प्रारंभिक समय में क्या हुआ था, t बराबर 0 था, x बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, तो ये जो आंसर आया है तो d बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, और x बराबर भी क्या रखेंगे, 0। एक बार x बराबर देखेंगे। ठीक है, तो सूत्र फॉर्मूला पहले हम लिख लेते हैं कि क्या था फॉर्मूला। तो x बराबर था, बराबर 0 रखना है हमें, और k तो वैसा का वैसा, t बराबर 0 रखना है, प्लस c। ठीक है, तो इसकी जगह 0 रखा, इसकी जगह 0 रखा, तो क्या बचा हमारे पास, k इंटू सी। तो k इंटू सी मतलब ये k का इंटू जब होता है तो चीज़ें क्या होती है, 0 में आती है, तो हमारे पास ओनली बचा है c, तो c लिखा और 0 में 0, तो c का मान समीकरण 3 में रखेंगे। अब समीकरण 3 में रखेंगे, 3 समीकरण कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, ये वाला 3 समीकरण है, तो इसका मान 3 में रखेंगे। तो x बराबर c बराबर क्या होता है, 0 हुआ, तो c का मान रखने पर, तो c का मान तो हमारे पास 0 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो k को क्या करेंगे, हम पक्षांतर करेंगे, तो x t क्या चले जाएगा, बटे में चले जाएगा। तो इनका क्या किया, पक्षांतर किया, तो k बराबर x बटे टी। शून्य कोटि अभिक्रिया की दर स्थिरांक समीकरण ये बना। ठीक है, दर स्थिरांक समीकरण याद रखना कि k बराबर x बटे टी बना है हमारा। k क्या है, दर स्थिरांक है, t समय है, a क्या था हमारा अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, x क्या था हमारा अभिकृत मात्रा था। ठीक है, इतना समझ में आया, क्वेश्चन सरल है, एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है, हम पढ़ेंगे अब अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल कैसे निकालते हैं ये देखें। अर्ध आयु काल, अर्ध मतलब आधी चीजें। ठीक है, तो आधी चीजों का हम लेंगे, तो हमारे पास वह समय जिसके कारण वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रण उसकी प्रारंभिक सांद्रण की आधी रह जाती है। मतलब
कितना समय लग रहा है अभिकारक को मतलब बनने में, और उसकी संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो हमारे पास x बराबर A2, ये क्या है, हुई आधी हो गई। अभिकारक क्या हो गया, आधा हो गया, और समय भी क्या हो गया, आधा हो गया। तो शून्य कोटि के लिए अर्ध आयुकाल हमें निकालना है। तो अब समीकरण क्या होगा, तो k बराबर हमने क्या लिखा था, ये पूरा समीकरण था शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए पूरा दर का इस तरह, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला उठाकर यहाँ पर रखा, तो k बराबर x बराबर हमारे पास क्या है, a/2 और t बराबर क्या है, t/1/2। ठीक है, ये है। तो हम क्या करेंगे, 1/2 a/2 है, तो a/2 है, और बटे में उसके क्या है हमारे पास, t/1/2। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम इनटू में ले जाएंगे, इसको क्या करेंगे, हम बराबर में कर लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को कहाँ ले जाएंगे, इधर की साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को इधर की साइड ले गए, तो इस टाइप से हो गया, इस टाइप से हुआ कि नहीं, हाँ। 1/2 और ये 1/2, 1/2 और 1/2, या फिर इस बराबर को हटाकर हम क्या लगाएंगे, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, ये इतना इजी था, बहुत ज़्यादा इजी था, बस उसमें क्या करने थे, हमें अर्ध आयुकाल के मान रखने थे। सबसे इजी क्वेश्चन है, ओके। अर्थात शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक की सांद्रण के समानुपाती होता है। अभिक्रिया की सांद्रण और समानुपाती, ये क्या है हमारा, समय, अर्ध आयुकाल, ये क्या है हमारा, अर्ध आयुकाल। ठीक है, अर्ध आयुकाल उस किसके, अभिकारक की सांद्रण के समानुपाती होता है। ठीक है, अर्नियस का टक्करों का सिद्धांत, अर्नियस का टक्करों का सिद्धांत क्या बोलता है कि रासायनिक अभिक्रिया के होने के लिए टक्करों का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिन्हें निम्न अभिकृत है, मतलब निम्न ऐसी बातें उन्होंने की गई है। जब अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं तभी अभिक्रिया होती है, मतलब अभिक्रिया होगी, टकराएंगे तभी तो अभिक्रिया होगी। ठीक है, आपस में ये लोग टकराते हैं। जब अणुओं का उपयुक्त दिशा में टकराना, मतलब एक ही दिशा में टकराना, इधर उधर नहीं टकराना, मतलब उसकी जो दिशा है उसी से वह टकराते हैं। ठीक है, अभिक्रिया संपन्न होने के लिए अणुओं के पास इतनी ऊर्जा होना चाहिए कि वह सक्रिय संकुल बना सके, मतलब उनके पास ऊर्जा होनी चाहिए कि वो एक बॉक्स टाइप सक्रिय संकुल बना सके। ठीक है, उनमें इतनी ऊर्जा होनी चाहिए। अभिकारक के अणु परस्पर टकराकर सक्रिय संकुल में तब तक परिवर्तन नहीं होते, मतलब एक बॉक्स जब तक परिवर्तन नहीं बना पाते जब तक वह इतनी ऊर्जा वाले न हो कि ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद में परिवर्तित हो सके, मतलब उनमें इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि वह ऊर्जा, ये यहाँ पर क्या होता है, एक ऊर्जा अवरोध होता है। ऊर्जा, जैसे हम कहीं पर जाते हैं तो इतनी एनर्जी हमारे में होनी चाहिए कि हम उस जगह पर पहुँच पाएँ। तो हमारे पास रोड इतना रोड है, मतलब इतना चढ़ाव है और फिर उतार है, तो इतनी एनर्जी हमारे पास होनी चाहिए कि हम उस जगह तक पहुँच पाएँ। हम कभी भी, हम घर से भी निकलेंगे तो हम इतना खाना खा के निकलेंगे कि हम उस जगह पर जाना है तो हम खाना खाकर निकलेंगे ताकि हमें वहाँ पर पहुँच सके। अगर हम बिना खाए जाएंगे तो हम कहीं पर भी अटक सकते हैं, इसलिए हम पहले से सोच समझकर वो इस जगह पर हम जाते हैं। ठीक है, तो वो भी पहले से सोच समझकर क्या करते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं। तो ऊर्जा अवरोध को पार कर सके, उत्पाद में परिवर्तित कर सकते। दहली ऊर्जा क्या होती है ये भी समझाऊंगी मैं। अभिकारक के अणु परस्पर टकराकर सक्रिय संकुल में तब तक परिवर्तित नहीं हो सकते जब तक कि वह इतनी ऊर्जा वाले ना हो कि ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद में परिवर्तित हो सके। ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले हम सक्रिय ऊर्जा देखेंगे। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो दहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं को प्राप्त करनी पड़ती है, जिसे ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए कर सके। मतलब कि हमें सक्रिय ऊर्जा किस पर डिपेंड है, दहली ऊर्जा पे, और दहली ऊर्जा डिपेंड है सक्रिय ऊर्जा पे। तो देखना
अभिक्रिया संपन्न करने के लिए अणु में उपस्थित न्यूनतम ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहते हैं। मतलब सबसे कम ऊर्जा को हम देहली ऊर्जा कहते हैं। देहली ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा प्लस अभिकारक अणुओं की ऊर्जा। मतलब देहली ऊर्जा किससे बनती है? सक्रिय ऊर्जा से बनती है और अभिकारकों की अणुओं की ऊर्जा। जितनी अणुओं की ऊर्जा होगी और जितनी उनमें सक्रिय ऊर्जा होगी तब जाकर देहली ऊर्जा बनेगी। ठीक है, तो देहली ऊर्जा क्या बोल रही है कि अभिक्रिया संपन्न करने के लिए अणु में उपस्थित न्यूनतम ऊर्जा को ही देहली ऊर्जा, मतलब थोड़ी सी ऊर्जा को ही हम क्या बोल रहे हैं? देहली ऊर्जा बोल रहे हैं। सक्रिय ऊर्जा किसे बोलते हैं? कि जितनी देहली ऊर्जा हो, अब ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं को प्राप्त करनी पड़ती है। मतलब देहली ऊर्जा से भी कम ऊर्जा हो उसको सक्रिय ऊर्जा बोलेंगे। देहली ऊर्जा से भी क्या होनी चाहिए? इतनी देहली ऊर्जा होनी, इतनी सक्रिय ऊर्जा होनी चाहिए और इतनी क्या होनी चाहिए? देहली ऊर्जा। जब इतनी दोनों में होगी तब जाकर वो उस अणु को क्या करेंगे? अवरोध को प्राप्त कर सकते हैं। वह न्यूनतम ऊर्जा जिसमें पार करने के बाद भी अभिकारक उत्पाद में परिवर्तन हो सके ऊर्जा अवरोध कहलाता है। समझ में आया? ऊर्जा अवरोध क्या होता है? यहाँ पर पाया जाता है और देहली ऊर्जा से उससे क्या हो जाता है? पार हो जाता है। तब जाकर उत्पाद बन जाता है हमारा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया सभी को वैसे तो याद होती है, पर अभी और बता देती हूँ कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा क्या करती है? ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा क्या होती है? निकलती है। जैसे हम पानी को उबालते हैं तो पानी में से ऊष्मा निकलती है, इसी को हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिसमें उसका अवशोषण होता है। पानी का क्या होता है? अवशोषण होता है, तो उसी अवशोषण को बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है। ताप गुणांक किसे कहते हैं? ताप में वृद्धि के से रासायनिक अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो जाती है। अगर हम कभी गैस पर किसी भी चीज़ को, हम सब्जी बना रहे हैं तो ताप मतलब उसकी मतलब गैस हम तेज कर देते हैं तो वो जल्दी से पकने लग जाती है। तो 10 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि करने पर अभिक्रिया की दर दुगनी या तिगुनी हो सकती है। मतलब मद्दा रहेगा गैस तो क्या होगा? मतलब कम जल्दी से मतलब सब्जी बनेगी। अगर हम उसकी टेम्परेचर तेज कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी? अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा? ताप में वृद्धि होगी। ताप में वृद्धि होगी तो क्या होगा? प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बनेगा। ताप में वृद्धि के साथ दर स्थिरांक में भी वृद्धि होती है। हम ताप में जैसे ही वृद्धि करते हैं तो दर स्थिरांक में भी वृद्धि हो जाती है। किसी अभिक्रिया की दर 10 डिग्री सेल्सियस अंतराल पर दर स्थिरांकों का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। मतलब 10 डिग्री अंतराल पर दर स्थिरांकों का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। ताप गुणांक के क्या है? हमारा दर। के क्या है? हमारी दर है और 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बढ़ाया तब जाके ये मिले। दोगुनी बढ़ाएंगे तब जाके हमें मिलेगा। 10 डिग्री ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे का चैप्टर चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और कमेंट ज़रूर करना कि कैसा लगा।